नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी दिलचस्प टॉपिक पर। भारत के राष्ट्रपति। भाई उन्हें चुना कैसे जाता है, और अगर कभी वैसी नौबत आए तो उन्हें पद से हटाने का तरीका क्या है। चलिए इसी को आज जरा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल जो दिमाग में आता है वो क्या है, यही ना, कि क्या हम और आप मतलब आम जनता प्रेसिडेंट के लिए सीधे वोट डालते हैं। अब देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा है नहीं जितना लगता है, और बस यही बात आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट का पद है क्या असल में। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो देश के हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद उन्हीं का है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, राष्ट्रपति हैं हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन प्रधानमंत्री हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आसान भाषा में कहें तो देश चलाने की जो असली पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। प्रेसिडेंट ज्यादातर उनकी सलाह पर ही काम करते हैं। तो अब आते हैं इलेक्शन प्रोसेस पर। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, मतलब पब्लिक सीधे वोट नहीं करती। तो फिर सवाल उठता है कि भाई प्रेसिडेंट को चुनता कौन है। प्रेसिडेंट को चुनने का काम एक स्पेशल ग्रुप करता है, जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, हिंदी में कहें तो निर्वाचक मंडल। अब ये कोई बिल्डिंग या कॉलेज नहीं है, ये बस उन चुने हुए नेताओं का एक ग्रुप है जिन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट डालने का हक है। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है? देखिए, इसमें आते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और देश की सभी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हाँ, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, वो इस चुनाव में वोट नहीं डालते, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब जो वोटिंग का तरीका है वो भी बड़ा यूनिक है। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। जो वोटर हैं वो किसी एक कैंडिडेट को नहीं चुनते, बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं कि भाई ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे। इस पूरे प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, वोटर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं। स्टेप 2, ये वोटिंग पूरी तरह सीक्रेट होती है। और स्टेप 3, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हर वोट की वैल्यू या वेटेज अलग अलग होती है। मतलब एक एमपी के वोट की वैल्यू एक एमएलए के वोट की वैल्यू से अलग होती है। ऐसा इसलिए ताकि सेंटर और स्टेट्स के बीच एक फेयर बैलेंस बना रहे। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इस सबसे बड़े पद के लिए कौन खड़ा हो सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जाहिर है हर कोई तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ शर्तें रखी हैं। तो देखिए, 4 मेन शर्तें हैं। पहली, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, उनमें वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जरूरी होती हैं। और चौथी, वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। बस ये 4 मुख्य बातें हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस प्रोसेस की, प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने की। इसे इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में ही हो सकता है। तो इम्पीचमेंट वो फॉर्मल प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, और इसका ग्राउंड मतलब आधार सिर्फ एक है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। अब ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और इसका असली मतलब क्या है, ये पार्लियामेंट ही तय करती है। और सुनिए, इस प्रोसेस को शुरू करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी आरोप लगा दिया और बात बढ़ गई। नहीं, प्रस्ताव लाने के लिए भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के कम से कम 1/4 यानी 1/4 मेंबर्स का साइन सपोर्ट चाहिए होता है। और सिर्फ शुरू करना ही नहीं, इसे पास करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो तो और भी मुश्किल है। उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए हाउस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए। ये एक बहुत ही हाई बार है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले 1/4 मेंबर्स के सपोर्ट से प्रस्ताव आता है, फिर प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद पहला हाउस इसे 2/3 मेजॉरिटी से पास करता है। फिर मामला जाता है दूसरे हाउस में, जो आरोपों की जांच पड़ताल करता है, और अगर दूसरा हाउस भी इसे 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे तो उसी पल प्रेसिडेंट को पद से हटावा मान लिया जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट सामने आता है जो इस पूरे प्रोसेस की गंभीरता को दिखाता है। जानते हैं क्या? आज तक भारत के इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है।
एक को भी नहीं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना रेयर और कितना सीरियस मामला है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा सिस्टम इतना मैटर क्यों करता है। ये जो इलेक्शन और रिमूवल का इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये असल में चेक्स एंड बैलेंसेस का एक शानदार उदाहरण है। शक्तियों के संतुलन का एक बेहतरीन सिस्टम है ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये पूरा प्रोसेस डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हमारे संविधान की डिग्निटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। ये पक्का करता है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है वो हमेशा सम्मानित रहे और उस पर बैठने वाला इंसान संविधान के प्रति अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि इलेक्शन और इम्पीचमेंट का ये इतना पेचीदा सिस्टम भारत के डेमोक्रेसी में पावर बैलेंस के बारे में क्या बताता है? ये यही बताता है कि हमारे संविधान ने देश के सबसे बड़े पद की गरिमा को तो बनाए रखा है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का किया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।